स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मध्य चैनल के सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। जिस बात की हो रही थी उम्मीद बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो चुका है। एसआईआर की लिस्ट सामने आने के बाद जिस तरीके से लोगों को एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में नोटिस भेजे जाने शुरू कर दिए गए, वैसे ही अब लोगों का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया है दोस्तों और जोरदार तरीके से दफ्तर में जाकर तोड़फोड़ कर डाला गया। बताएंगे क्यों चुनाव आयोग पर भड़की पड़ी है पश्चिम बंगाल की जनता, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ एक ऐसा हादसा कि अखिलेश यादव ने एक बड़ी साजिश की और इशारा करते हुए पूरे मामले पर जांच पड़ताल की मांग की है दोस्तों। और प्रियंका गांधी की ओर से भी मायावती को लेकर एक बयान दिया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या कुछ वो बोल रही हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी चुनाव के खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का मंत्री ही बोलने लगा कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराया गया। बताएंगे कौन कौन से नए आरोप मढ़े गए हैं। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है और लिस्ट नाम होने के बावजूद लोगों को दोबारा से वेरिफिकेशन करने के लिए बुलाया जा रहा है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। और अगर आप भी मानते हैं कि जानबूझकर पश्चिम बंगाल की जनता को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जो सोच रही थी वैसा एसआईआर में निकलकर पश्चिम बंगाल में सामने नहीं आया, जो बीजेपी के लिए एक हार के तौर पर नजर आता है और यही बड़ा कारण है कि अब जनता को परेशान किया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर तकरीबन 58 लाख लोगों के नाम लिस्ट से काटे गए, जो काफी कम है। यानी बिहार में तकरीबन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे और उस हिसाब से माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1 करोड़ या उससे ज्यादा लोगों के नाम काटे जाएंगे। और बीजेपी का जो दावा पश्चिम बंगाल के मद्देनजर होता है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठी आकर रह रहे हैं और ममता बनर्जी लगातार पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को बसाती चली जा रही है। बीजेपी के ये सारे आरोप फेल हो गए। जब एसआईआर हुआ तो केवल 58 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें ज्यादातर लोग थे जो लिस्ट में मृत पाए गए और इसी के साथ में कई लोग स्थानांतरित हो गए। यानी दोस्तों एक नॉर्मल नाम काटा गया था, 58 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, लेकिन अब जैसे ही पश्चिम बंगाल में केवल 58 लाख लोगों के नाम काटे गए और ये बिहार से भी कम था, तो उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से कई सारे ऐसे बड़े फैसले लिए गए जिसे लेकर ममता बनर्जी और पूरे विपक्ष ने चुनाव आयोग के काम करने के तरीके को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। अचानक से लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मतदाताओं को संदिग्ध के तौर पर देखे जाना शुरू कर दिया गया दोस्तों। और ऐसा आरोप बनाकर यह तय करने की कोशिश की गई कि पश्चिम बंगाल में लोगों के नाम गलत तरीके से नहीं ऐड किए गए हो। कुल मिलाकर इस तरीके के एक्शन जो पश्चिम बंगाल में अकेले लिए जा रहे हैं और अन्य राज्यों के अंदर कहीं भी चुनाव आयोग इस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शक और शंकाएं पहले से थी दोस्तों। ऐसे में पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे लोगों को नोटिस भेजकर उनको अपना नाम लिस्ट में जोड़े जाने पर एक बार फिर से सत्यापन करने के लिए, यानी वापस से डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला गया और कई बड़े बड़े लोगों को भी डॉक्यूमेंट दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए नोटिस भेजा गया दोस्तों। यहां तक कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी जो दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनको भी बोला गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट वापस से लेकर आइए, हमको जांच पड़ताल करनी है कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं सही है, आपके नाम लिस्ट में जो ऐड किया गया है वो सही तरीके से किया गया है या नहीं किया गया। यानी वेरिफिकेशन के नाम पर जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको भी बुलाया गया। तो एक तरीके से पश्चिम बंगाल में काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा हुआ दोस्तों। और अब जब पूरी लिमिट पार हो गई तो यहां पर किशनगंज सीमा से सटे उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया के अंदर एसआईआर के विरोध में उग्र प्रदर्शन हुआ दोस्तों। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ के दफ्तर में जाकर जोरदार तरीके से तोड़फोड़ करी और सड़क पर आगजनी भी की गई और यहां तक कि जो गाड़ियां चल रही थी उसको भी रोका गया। मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बोला कि हमें एसआईआर में लिस्ट आने के बाद वापस से बुलाया गया कि आप दोबारा आइए और दोबारा से वेरिफिकेशन करवाइए कि आपका नाम लिस्ट में सही तरीके से जोड़ा गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बीडीए के ऑफिस पर जाकर तोड़फोड़ की और कार्यालय के फर्नीचर और जितने भी दस्तावेज थे उन सबको नुकसान पहुंचाया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अन्य कार्यालय को भी निशाना बनाने की कोशिश की। बाद में पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है दोस्तों। एफआईआर दर्ज की गई है। चाकुलिया थाना के अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों को घायल किया गया है। कई सारे वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। कुल मिलाकर लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इलाके में अशांति फैल गई है। ममता बनर्जी जिस और इशारा कर रही थी बिल्कुल वैसा ही पश्चिम बंगाल के अंदर हो रहा है। लोगों को इस बार फिर से दोबारा परेशान करके जो डॉक्यूमेंट लाने के लिए बोला जा रहा है, इससे नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और आम जनता अपने काम काज में लगी रहती है, उनको बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आम जनता का गुस्सा जरूर बढ़ेगा। ऐसे में अब एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको आप समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीते दिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन था दोस्तों। ऐसे में उनके जन्मदिन के मौके पर अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की ओर से उनको बधाई दिया गया। प्रियंका गांधी की ओर से पोस्ट करते हुए मायावती जी को बधाई दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी को जन्मदिन के ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आपके लिए स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करती हूँ। उन्होंने बधाइयां दी दोस्तों। और ऐसे में मायावती जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जन्मदिन के मौके पर आई थी तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ी घटना हो जाती है। 70वें जन्मदिन के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी।
इसी दौरान हॉल्स के अंदर जो फॉल्स सीलिंग लगा हुआ था वहां पर एक जो लाइट लगी हुई थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और शॉर्ट सर्किट के कारण धुआं पूरा हो जाता है। दोस्तों मायावती बैठी हुई है और उनके बगल में पूरी तरीके से एक धुएं का अंबार देखने को मिलता है और ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को आनन फानन में रोककर सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर तत्परता दिखाई और फायर कंट्रोल सिस्टम को चलाते हुए पूरी तरीके से माहौल को कंट्रोल में करा और इसके बाद मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा करा। दोस्तों कुल मिलाकर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से इस तरीके का शॉर्ट सर्किट हो जाने के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ी साजिश की ओर इशारा किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहा कि सुश्री मायावती जी के जन्मदिन के दिवस पर उनके संबोधन के दौरान सुरक्षा चूक की जांच होनी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है, इसकी हर पहलू से जांच की जानी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान से एक बात लोगों के मन में है कि क्या ये जो घटना हुई है क्या ये कोई नॉर्मल घटना है या फिर इसके पीछे कुछ बड़ी सोची समझी साजिश है। जो भी है इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव के द्वारा उठाया गया सवाल एकदम जायज है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बहन जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही है। दोस्तों उन्होंने अपने 17वें जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव को लेकर साफ शब्दों में बोला है कि उनकी पार्टी 2027 का चुनाव अकेले दम पर लड़ने जा रही है, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगी। हालांकि वो पहले भी इस बात को बोल चुकी है, लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था और सपा कांग्रेस अभी भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर कुछ खास निशाना नहीं साध रहे, क्योंकि उनको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता है अगर वो विपक्ष के साथ एकजुट होंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है और बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा विकल्प है कि वो विपक्ष के साथ मिलकर चुनाव लड़े, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका वोट बैंक उनसे छीना है यानी मायावती जी से उनके वोटों को दूर किया है उसे वापस लाकर बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मजबूत बने। ऐसे में दोस्तों विपक्ष को भी फायदा होगा और बीएसपी को भी फायदा होगा अगर एक संयुक्त विपक्ष के तौर पर सब लोग मैदान में उतरते हैं, जिसमें कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी होनी चाहिए। यानी अगले आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर मायावती इस बात को इनकार कर रही है कि कोई गठबंधन होगा, लेकिन जरूर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी की ओर से अप्रोच किया जाएगा। देखते हैं इस पर आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेती है, क्योंकि उनके बयान से अभी तो लग रहा है कि वो गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन जरूर अच्छे सीटों का ऑफर लेकर उनके पास जाया जाएगा। फिर उस पर इनका क्या रिस्पांस होता है ये भी एक बड़ी बात होगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें बीजू जनता दल ने पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के कारण पार्टी के 2 विधायक, जिसमें अरविंद मोहपात्रा है और सनातन महाकुंड है, उन दोनों विधायकों को पार्टी से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर डाला है। और ये दोनों के दोनों भारतीय जनता पार्टी के साथ में गलबैया कर रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें मुंबई के अंदर बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्री चुनाव खत्म होने के बाद बीएमसी के चुनाव को लेकर नाराजगी जताते हुए मंत्री गणेश नाइक कहते हैं कि नगर निगम चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनाव लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। हम यहां सिस्टम से उत्पन्न होने वाली समस्या की शिकायत करने के लिए आए हैं। यानी जो बीएमसी का चुनाव कराया जा रहा था उस दरमियान कई तरीके के मामले सामने आए, कई तरीके की शिकायतें आई। सबसे बड़ी शिकायत तो इस बात को लेकर थी कि वोटर लिस्ट में लोगों के नाम ही नहीं थे, नाम उड़ा दिए गए थे और जो लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनको पता चला कि अब वीवीपैट नहीं बल्कि दूसरी मशीन लगा दी गई है। और जब वोट देकर बाहर आए तो पता चला कि जो इंक उनके हाथ पर लगाया गया है, जो एक ऐसा इंक होना चाहिए कि कम से कम 10, 12, 15 दिन तो छूटे ना, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो इंक लगाया गया है वो तो हल्का सा सैनिटाइजर लगाने के बाद छूट जा रहा है। यानी परमानेंट इंक नहीं लगाया गया बल्कि टेम्पररी इंक से काम चलाया जाता है। एक तरीके से डुप्लीकेट वोटों को कैसे रोका जाएगा जब इंक ही परमानेंट नहीं लगाई जा रही है। कुल मिलाकर चुनाव की तैयारियां काफी हल्के तरीके से की गई थी। जो प्रशासनिक तैयारियां होनी चाहिए, जिस स्तर पर होनी चाहिए, जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उसमें काफी ज्यादा खराब मामला देखने को मिला। दोस्तों यही बड़ा कारण है कि मंत्री तक इस चुनाव के कराने के तरीके से खुश नहीं है और वरिष्ठ मंत्री गणेश नाइक जैसे मंत्री इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीते दिन महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 महानगर पालिका के अंदर वोटिंग के बीच में उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण को निशाने पर लिया। दोस्तों संजय राउत ने सोशल मीडिया के माध्यम से निशाना साधा। लुंगी वाले बीजेपी के अध्यक्ष छाती पर कमल का फूल लगाकर वोट डालने गए, इस तरीके का बयान दिया उन्होंने। चुनाव आयोग सो रहा है या फिर बिक गया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, यानी एमसीसी का उल्लंघन किया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। गौरतलब हो कि बीजेपी के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र चव्हाण, वो डोंबिवली के अंदर एक मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए गए थे। तस्वीरों और वीडियो में रविंद्र चव्हाण सीने पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगाए घूम रहे थे। सवाल ये उठता है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह या किसी भी पार्टी का चुनाव चिन्ह मतदाता केंद्र के 200 मीटर दूर तक नहीं दिखाई देना चाहिए था, लेकिन केंद्र के अंदर लेकर जाते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं, तो ये साफ तौर पर चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन है, एमसीसी का उल्लंघन है। और इसीलिए चुनाव आयोग से बोला जा रहा है कि क्या कोई कार्रवाई करोगे या नहीं करोगे। बीजेपी के नेता को लुंगी वाला बीजेपी का अध्यक्ष बताकर और संजय राउत निशाना साध रहे हैं। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें
महाराष्ट्र के अंदर अब पुरानी सिंचाई योजना में घोटाले पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ये घमासान अजित पवार की एनसीपी और उसके सहयोगी दल बीजेपी के बीच में है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 25 साल पुराने एक सिंचाई परियोजना में अपने ही सहयोगी दल बीजेपी के कार्यकाल में एक बड़ा घोटाला करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 1999 में बीजेपी शिवसेना की सरकार के समय पुरंदर लिफ्ट सिंचाई योजना के फाइल में लागत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया ताकि पार्टी फंड जुटाया जा सके। बीजेपी ने उनके दावे पर सवाल उठाया और कहा कि अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए अजित पवार ऐसा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी ने क्या जवाब दिया ये जानने से पहले अजित पवार ने आरोप लगाया कि जब 1999 में पुरंदर के अंदर लिफ्ट सिंचाई योजना की फाइल मेरे पास आई थी तब उसकी लागत 330 करोड़ रुपए दिखाई गई थी। मैंने फाइल को खारिज कर दिया। जांच करने पर पता चला कि असली लागत तो 220 करोड़ रुपए थी और 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पर दिए गए और 10 करोड़ रुपए संबंधित अधिकारी के लिए जोड़े गए। अगर ये बढ़ाई गई रकम मंजूर हो जाती तो राज्य को एक बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंच जाता। यानी अजित पवार दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उन्होंने रोका जो 100 करोड़ के आसपास का भ्रष्टाचार होने वाला था। यानी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार करती है। इस तरीके का बयान देकर अजित पवार ने एक नया बवाल मचाया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पर लगातार निशाना साधते जा रहे हैं और इनको लगता है कि जनता इनकी बातों पर ध्यान देगी तब भी जनता कुछ कर नहीं पाएगी, यानी जनता को एकदम ये बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि जनता वोट तो वही पैसे लेकर देगी, यानी लाड़की बहन योजना के नाम पर वोट पड़ेगा तो कुछ भी बोल दो, अनसंट बोल दो और इसीलिए आपस में लड़ते रहते हैं। जबकि जनता को पता है कि दोनों सरकार का हिस्सा है, एक मुख्यमंत्री के पोस्ट पर है, एक उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर है और दोनों के दोनों महाराष्ट्र का बजट कहां जा रहा है इसका कोई हिसाब किताब देते नहीं है और आपस में लड़ने का एक नाटक करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि केवल ये मुर्गा लड़ाई वाली स्थिति है, यानी केवल इंटरटेनमेंट के लिए लड़ रहे हैं और इनको पता है कि अंत में आखिर शासन में इन्हीं को रहना है और जो मन करेगा वो करेंगे, केवल दिखाने के लिए अपने मतदाताओं को। यानी एनसीपी वाले, जिसमें कुछ ऐसे टिकट उन्होंने बांटे हैं एनसीपी वालों ने जिसमें मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, तो मुस्लिम समाज के लोगों का समर्थन चाहिए तो बीजेपी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को टारगेट कर रहे हैं और बीजेपी भी अजित पवार को इसीलिए टारगेट कर रही है क्योंकि उनको हिंदू समाज का वोट चाहिए। दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं और मतदाताओं से वोट लेने के लिए एक दूसरे पर निशाना साधकर एक ड्रामा कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि अजित पवार और बीजेपी का जो गठबंधन है ये साफ तौर पर फर्जीवाड़ा है और जनता को मूर्ख बनाने वाला गठबंधन है, अगर जनता ने सबक नहीं सिखाया तो ये इसी तरीके से जनता को हल्के में लेते रहेंगे। अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के कार्यालय उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी से जुड़े विवाद पर ईडी की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगाते हुए बंगाल पुलिस को छापेमारी से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की गई है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस के अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है जिसमें आईपैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की जांच का अनुरोध किया गया है। कुल मिलाकर ममता सरकार के लिए एक झटका माना जा सकता है। ईडी ने मुख्यमंत्री और डीजीपी राजीव कुमार पर छापेमारी के दौरान कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया था और ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी सरकारी वकील एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी की मौजूदगी में व्यक्तिगत रूप से चोरी की, जबकि डीजीपी की भूमिका इसमें सहयोग करने की थी। यानी डीजीपी और मुख्यमंत्री दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। दलील सुनने के बाद जस्टिस मिश्रा और विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की पुलिस की ओर से ईडी के अधिकारियों पर जो एफआईआर दर्ज किया गया उसको हम नहीं रोकेंगे, यानी इस पर कार्रवाई अब चलती रहेगी। यानी ईडी के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई के मामले में तो पश्चिम बंगाल की पुलिस को समर्थन मिला है कोर्ट का, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी सरकार को नोटिस भी थमाया गया है ईडी के हवाले से जो याचिका दाखिल की गई थी उस पूरे मामले पर। कुल मिलाकर दोस्तों अभी तो और भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि एक संवैधानिक संकट की ओर पश्चिम बंगाल ईडी और तमाम मामला पहुंच रहा है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि मुंबई के अंदर जो बीएमसी के चुनाव हुए हैं उसमें मतदान के दौरान जो उंगलियों के ऊपर टीका लगाया गया था, जो स्याही लगाई गई थी, उसे आराम से मिटाया जा सकता है। कई तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए जिसमें सैनिटाइजर लगाकर हल्का सा अल्कोहल लगाकर आराम से उसको हटाया जा सकता था। और बीएमसी के चुनाव के लिए ये जो तरीका अपनाया गया, जो पक्की स्याही नहीं लगाई गई, तो इससे एक बात पता चलता है कि कहीं ना कहीं डुप्लीकेट वोट रोकने का कोई और तरीका तो बचा नहीं। जब हाथ पर लगी स्याही हट जाएगी तो फिर जाकर दोबारा कोई भी वोट
वोट डाल सकता है। और आप लोग जानते हैं कि वोटर लिस्ट में ज्यादातर तो वोटर लिस्ट में नाम होते हैं, उनके आसपास कोई फोटो नहीं होता, या तो फोटो नहीं होता या एक ही तरीके के फोटो लाद दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को कई तरीके के बड़े बड़े खुलासे के साथ में एक्सप्लेन किया था और उसी से पता चलता है कि वोटर लिस्ट में लोगों की तस्वीर नहीं होगी और वहां पर अगर कोई स्याही हटाकर दोबारा वोट डालने चला जाएगा तो कैसे रोका जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोगों ने मतदाता सूची से कांग्रेस पार्टी के समर्थक मतदाताओं के नाम यानी वोटर के नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा किया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इसे लेकर सतर्क रहने के लिए कहा। अशोक गहलोत कहते हैं कि मतदाता सूची यानी SIR के नाम पर लोगों के नाम काटने की एक बड़ी साजिश चल रही है। आपत्ति दर्ज करवाने का आखिरी दिन बीते दिन था और ऐसे में प्रदेश भर के अंदर कई स्थानों से ऐसी सूचना आ रही थी कि अनजान लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थक वोटरों के नाम लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 जमा किया गया। कार्यकर्ताओं को इस पर सचेत किया गया। अब देखते हैं कार्यकर्ताओं की ओर से क्या इनपुट इनको मिलता है। कुल मिलाकर दोस्तों, राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों के अंदर अब मतदाता सूची को लेकर जो चैलेंज करने का अंतिम डेट है वो नजदीक आ चुका है और 6 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के अंदर भी चैलेंज किया जा सकता है और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और फाइनल लिस्ट में किन लोगों के नाम रहेंगे, किन के हटेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। अशोक गहलोत की ओर से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़ा अलर्ट भेजा गया है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के कार्यकर्ता कुछ काम करते हैं और ये जो मामला उन्होंने उठाया है इस पर क्या जांच पड़ताल में कुछ निकलकर सामने आएगा। साथ साथ SIR के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर किया। ये काम संजय सिंह ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर मतदाता सूची के साथ अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग दोनों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों ने ग्राम पंचायत, प्रखंड विकास समिति, जिला पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार की है। इन्हीं सूचियों के आधार पर दिसंबर 2025 में बताया गया कि प्रदेश में कुल 17 करोड़ मतदाता है। संजय सिंह ने कहा कि लेकिन अब इन्हीं कर्मचारियों के गहन पुनरीक्षण होने के बाद शहरी और ग्रामीण मिलाकर प्रदेश में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख के आसपास मतदाता है। एक महीने के अंदर 4.5 करोड़ मतदाता कहां चले गए, इसका जवाब मिलना चाहिए। SIR के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर जमकर फर्जीवाड़ा चल रहा है और अगर उच्चतम न्यायालय इसकी गहन जांच करेगा तो एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े की जानकारी खुलकर आएगी। अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया था कि आखिर जो पंचायत के चुनाव को लेकर लिस्ट बनाया जा रहा है और जो SIR को लेकर लिस्ट बनाया जा रहा है यानी विधानसभा को लेकर लिस्ट बनाया जा रहा है उसमें दो अलग अलग नंबर क्यों आ रहे हैं। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ केरल के सियासी गहमा गहमी के बीच एक बड़ी जानकारी आई है। वोटिंग के ऐलान से पहले यानी चुनाव की घोषणा से पहले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी UDF और LDF यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के नए साथियों के जुड़ने की चर्चाएं तेज चल रही है। LDF के साथ छोड़कर अब कांग्रेस बड़ी नाम की पार्टी UDF के साथ में आना चाहती है। यानी केरल में कांग्रेस M के अध्यक्ष जोस के मणि ने यह भी कहा कि इस बारे में कोई फैसला उन्होंने नहीं किया है। लेफ्ट फ्रंट छोड़ने के पार्टी के इरादे को लेकर उन्होंने कहा है कि हम विचार कर रहे हैं और UDF के संयोजक अदूर प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस M के साथ ऐसी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं लगातार मीडिया में चल रही है। इससे पता चल रहा है कि बातचीत क्लोज डोर चल रही है और हो सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी UDF गठबंधन के साथ जुड़ेंगे यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ, तो केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। दोस्तों कम से कम अपनी सीट को लेकर तो मणि पूरी तरीके से कंफर्म है कि वो जीत कर आएंगे। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर तमिलनाडु में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले चुनावी साल में राजनीतिक दलों के द्वारा अलग अलग तरीके के ऑफर देने का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलई की ओर से एक ऑफर दिया गया है थालापति विजय को। दोस्तों यानी जिस थालापति विजय को इररिलेवेंट बताया जा रहा था, पॉलिटिक्स में कहा जा रहा था कि वो तमिलनाडु की राजनीति को क्रैक नहीं कर पाएंगे और इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद फेल हो जाएंगे, लेकिन थालापति विजय ने जिस तरीके से लगातार 2 साल से अपना संघर्ष जारी रखा है और लोगों के बीच में पहुंच बना रहे हैं। करूर जैसी घटना होने के बावजूद उनको जोरदार तरीके का समर्थन जनता में मिल रहा है। 10-10 लाख लोगों की एक बड़ी विशाल रैलियां हो रही है और किसी एक्टर के लिए इतनी बड़ी रैली हो जाना और लगातार हर बार हो जाना, ये अपने आप में एक मैसेज है कि कहीं ना कहीं जनता का एक पॉजिटिव समर्थन तो इनको है। थालापति विजय को ये कितना कन्वर्ट कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल रहेगा और इसीलिए थालापति विजय ने प्रशांत किशोर के साथ में आगे बढ़ने का फैसला लिया और रणनीतिकार के तौर पर उनको नियुक्त किया गया, जो अच्छे खासे वोटों का ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। और ऐसे में थालापति विजय की ताकत अब बीजेपी वालों को समझ में आने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता के अन्नामलई थालापति विजय को ऑफर दे रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हम लोग मिलकर डीएमके को सत्ता से उखाड़कर फेंकेंगे। यानी थालापति विजय अपनी राजनीति की शुरुआत से ही बीजेपी को निशाने पर लेते रहे, सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बातें करते रहे और अब उन्हें बीजेपी की ओर से ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर ये कब दिया जा रहा है दोस्तों, उसकी टाइमिंग देखिए। थालापति विजय की एक मूवी जननायकम आने वाली थी, उसको पहले रोका गया और फिल्म सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है केंद्र सरकार के बोर्ड के द्वारा, और उसके बाद अब बीजेपी वाले साथ में आने का ऑफर दे रहे हैं और सीबीआई भी उनके खिलाफ जांच कर रही है और उनको बुलाया जा रहा है दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में। तो परेशान एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ लालच दिया जा रहा
रहा है, यानी दंड और साम दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी के चुनाव को लेकर जो एक चर्चा काफी तेज है दोस्तों, वो ये कि बीएमसी चुनाव में तकरीबन 35 ऐसे वार्ड है जहां पर बीजेपी की जीत लगभग तय है। 35 ऐसे वार्ड है जहां पर शिवसेना यूबीटी की स्थिति काफी मजबूत है। 40 मुस्लिम बाहुल्य वार्ड है जहां पर बीजेपी और शिंदे गुट, एकनाथ शिंदे गुट बेहद कमजोर है। अब असली खेल जो है 117 वार्ड में होने जा रहा है। मुंबई की सत्ता का फैसला आज सुबह से होगा दोस्तों, और बीएमसी चुनाव कौन जीतेगा ये काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीएमसी चुनाव से पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति का आखिर भविष्य क्या होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।